2026 में अब मुझे घर ही खरीदना है, जो मुझे रहने के लिए खरीदना है। अगर आप मकान अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदना चाहते हो तो आज और अभी ख़रीद लें। 2026 इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा? हमेशा से ये कहते चले आए हैं कि मकान को निवेश के तौर पर कभी ना देखें, ये आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए ही रहना चाहिए। पूरा जो डेटा है वो एक्यूमुलेट हो गया है, एनालाइज हो गया है और अब हाजिर है कि हम उस पर बातचीत कर सकते हो। ये सारा काम किया है नाइट फ्रैंक इंडिया ने, जिनकी वो मेगा रिपोर्ट जिसका इंतजार था 2025 के लिए, वो आ चुकी है। 2025 कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए हिस्टोरिक बेहतरीन साबित हुआ है। इंडिया को ही क्यों चूज किया गया? इज इट कि यहाँ पर ऑफिस बनाना सस्ता पड़ता है या मैन पावर सस्ती पड़ती है? ह्यूमन रिसोर्सेज भी और रियल एस्टेट कॉस्ट भी। बेंगलुरु ही सबकी पहली पसंद क्यों बनता है? बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑफिस स्पेसेस आज भी बेंगलुरु में बनते हैं। बेस्ट डेवलपर्स सारे बेंगलोर से आते हैं। NCR -11 था और अहमदाबाद -34 था। कोई खास कारण? पिछले साल बहुत बड़ी तरक्की हुई है, इस साल थोड़ी फीकी पड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट्स अब खत्म हो चुके हैं। इतना कमर्शियल रियल एस्टेट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट वहाँ के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पर नहीं आएगा? बेंगलुरु में जो रेसिडेंशियल का डिमांड है उसका सीधा साधा सरल कनेक्ट जो है ऑफिस स्पेस से ही है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो देश का सबसे महंगा रियल एस्टेट मार्केट, लेकिन यहाँ पे ही सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है। क्यों? मुंबई एक ऐसा शहर है जो धीमे धीमे आप में बस जाता है, उसके बाद आपको मुंबई में बसने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। पास्ट में जब प्लेटू बना है उसके बाद क्या हुआ? फॉल इतना तेजी से नहीं होगा, लेकिन इसके आगे चल के फॉल आ सकता है। हेलो एंड वेलकम। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो, जहां पर हम बातचीत करते हैं रियल एस्टेट के बारे में, जो कि थोड़ी इन डेप्थ होती है, थोड़ी विस्तार से होती है और कुछ ऐसी जिससे आपको एक बेहतर इंसाइट मिले। वैसे सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत मुबारक, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। और हम उम्मीद ये करेंगे कि जो नया साल है 2026 का, ये आपके लिए हर लिहाज से अच्छा और ना सिर्फ प्रॉपर्टी के मामले में, बाकी स्वास्थ्य के मामले में, धन कीर्ति वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्त हो और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। क्योंकि ये साल का पहला एपिसोड है, इसीलिए आपसे एक अलग तरीके की बातचीत आज हम करेंगे। पिछले 2 या 3 एपिसोड्स में हमने एक 25 का 2025 का रैपअप करने की कोशिश की, देखा वो साल कैसा गया और 2026 का एक आउटलुक भी लिया। लेकिन जब वो सारी बातें हम कर रहे थे तो हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर नहीं थी। कंप्लीट पिक्चर मतलब पूरा जो रियल एस्टेट वो डेटा ड्रिवन होता है। जब तक आपके पास सही और एक्यूरेट डेटा नहीं है तब तक आप बात को पुख्ता तरीके से नहीं कर सकते और उनके सही कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते। लेकिन अब जबकि साल का अंत हो गया है, पूरा जो डेटा है वो एक्यूमुलेट हो गया है, एनालाइज हो गया है और अब हाजिर है कि हम उस पर बातचीत कर सकते हो। ये सारा काम किया है नाइट फ्रैंक इंडिया ने, जिनकी वो मेगा रिपोर्ट जिसका इंतजार था 2025 के लिए, वो आ चुकी है। आज उसी पर बात होगी कि 2025 एग्जैक्टली कैसा रहा। बातें तो हमने काफी सारी की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अब चीजें कहां प्लेस्ड हुई जब सारा डेटा देख लिया गया है, खंगाल लिया गया है, एनालाइज कर लिया गया है। और ये सारी बातचीत आज हम करेंगे नन अदर देन गुलाम जिया साहब, सीनियर एडी नाइट फ्रैंक इंडिया। सर बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद आपका एक बार फिर से इस शो पर, खुले दिल के साथ और नए साल का क्या कहें इस्तकबाल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही मुबारक मौके पर आपके साथ आने का जो सौभाग्य मुझे नसीब हुआ है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपके सामीन बहुत ख़ास पोजीशन रखते हैं हमारे लिए, क्योंकि आपके साथ बार बार हम जुड़ पाते हैं और हम जो सारा रिसर्च एनालिसिस करते हैं वो आपके सारे व्यूअर्स श्रोताओं के साथ हम शेयर कर पाते हैं। हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है और दोहरी खुशी, क्योंकि नया साल भी है। तो इस नए साल की भी आपके सारे श्रोताओं को, आपके सारे ऑडियंस को बहुत बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद इस नए साल के लिए। आप सबका नया साल बेहतरीन गुजरे, यही हमारी शुभकामनाएं। क्या बात है। तो चलिए इसी नोट पे शुरुआत करते हैं। तो आपकी रिपोर्ट काफ़ी डिटेल रिपोर्ट है, इतने सारे कागज़ मेरे सामने रखे हैं। इनफैक्ट मैंने पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पाया, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ ही रहे हैं तो मुझे उतनी मेहनत क्यों करनी है, तो मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स कवर किए। अच्छा, 2 भागों में हम इस रिपोर्ट को
बांटते हैं मोटे तौर पे। वैसे तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ऑफिस मार्केट और रेजिडेंशियल मार्केट आम तौर पे अमूमन इस शो में, और दर्शक भी शायद ज़्यादा कोरिलेट करते हैं रेजिडेंशियल से, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं इस बार ऑफिस से शुरुआत करूं, और उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि जितना अच्छा परफॉर्मेंस ऑफिस मार्केट ने किया, हमने साल भर उसकी बातचीत की, लेकिन अब जब सारे नंबर हमारे पास है गुलाम साहब, तो अब तक का जितना भी इतिहास है, जितना भी डेटा आपके पास है, या जो डेटा रियल एस्टेट का होगा, उसमें सबसे बेहतरीन साल 2025 होके गया है, राइट। तो अब जरा इसी से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप ही का जो डेटा है वो नंबर्स बता रहा है। थोड़ा आइडिया के लिए मैं दर्शकों को बता दूं कि जो टोटल लीजिंग हुई है वो 86.4 मिलियन स्क्वायर फीट की हुई है, और ये जो है ये पिछले साल यानी 2024 के मुकाबले 20% ज़्यादा है, और 2019 जिसका हम लगातार जिक्र करते थे कि सबसे बेहतरीन साल रहा, उसके मुकाबले 43% की ग्रोथ है। अब ये स्टैटिस्टिक्स, ये डेटा हमें क्या बताता है? विपिन जी, बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही सहूलत के साथ हम ये कह सकते हैं कि 2025 कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए हिस्टोरिक बेहतरीन साबित हुआ है। और चूंकि आप नंबर्स का रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं, उमूमन 2019 को आंका जाता था कि कोविड से पहले भारत का कमर्शियल रियल एस्टेट अपने चरम सीमा पर था। उसके बाद जब कोविड आया, जब महामारी आई, उसके बाद न केवल भारत बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफिस सेक्टर में जो एक तरह की हाराकारी कह लीजिए, जो एक तरह से गिरावट आई है, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत का भी ऑफिस मार्केट बाकी दुनिया की तरह गिर चुका है। लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक हुआ 2021 से लगातार 22, 23, 24 और अब 25, ये जो बाउंस बैक है, ये इसकी कोई और मिसाल सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अगर हम जो सबसे बड़ी आज की ऑफिस मार्केट है अमेरिका की, अगर आप बात कर लें, यूएसए का जिक्र कर लें, सबसे बड़ी ऑफिस मार्केट, या यूके लंदन का जिक्र कर लें, या सिंगापुर, हांगकांग या जापान, किसी भी मार्केट का जिक्र कर लें, हर जगह वो हाहाकार अब भी मचा हुआ है जो कोविड के बाद आया था। जो वर्क फ्रॉम होम का जो मसला था, जो हर ऑफिस मार्केट को सता रहा था, वो सारी दुनिया में अब भी बरकरार है। और उसके अलावा जो सारी अलग अलग तरह के जो जियोपॉलिटिकल मसाइल, चाहे वो यूक्रेन रशिया के दरमियान हो, या पैलेस्टीन और इज़राइल के दरमियान हो, और चंद दिनों पहले जो वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी को इस हद तक इम्पैक्ट करती आई हैं कि जिसके कारण ऑफिस का डिमांड लगातार गिर रहा है। तो उससे हम जो दोहरी मार जिसे कहते हैं कि एज इट इज़ महामारी के कारण बहुत ही हालत ख़राब थी, और उसके बाद ये सारे जो जियोपॉलिटिकल मसाइल हैं, ये मरे पे 100 दुर्रे, ये एक मिसाल है कि ये वो वाली सिचुएशन है। पर इन सब के दरमियान भारत का ऑफिस रियल एस्टेट है जो जिस खूबसूरती के साथ पिछले चंद सालों से उभरता चला जा रहा है, और बेमिसाल है। ये जो उठान है ये बेमिसाल है जिसका आपने जिक्र किया। अगर हम 65 मिलियन स्क्वायर फीट हमने 2019 में किया था, उसके बाद गिर के तकरीबन वो कोविड के दरमियान वो 30 मिलियन के आसपास रह गया। इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। लेकिन 2022, 23, 24 इन 3 सालों में जो उठान आई है, जो उभार आया है, वो स्पेक्टेकुलर है, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, बेमिसाल है। और जब आप जिक्र कर ही रहे थे नंबर्स का, 86 मिलियन से ज़्यादा का जो ग्रॉस एब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं, जो भारत में इस साल देखा गया है, बेमिसाल है। और पिछले साल से 20%, यानी हम कहते हैं उमूमन, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की भाषा समझते हो तो लो बेस इफेक्ट कहा जाता है कि अगर बेस कम हो तो उस पर आपकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़कर दिखाई देती है। हमारा बेस ऑलरेडी बड़ा था, उसके ऊपर 20% का जो इजाफा हुआ है, वो अपने आप में बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत इजाफा है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि 2025 का जो साल रहा है वो ऑफिस मार्केट के लिए बेमिसाल रहा है। राइट, बेमिसाल, फिनोमिनल। तो आप कुछ नंबर्स आपके लिए लेकर आते हैं, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि रिपोर्ट है और काफ़ी सारे आंकड़े इसके अंदर हैं, तो कुछ एक जो ऑफिस स्पेस वाले नंबर्स है वही स्क्रीन पर आपके लेकर आते हैं, और वो मैं आपको शहर दर शहर बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, इस समय आपके सामने है, और ये बेंगलुरु में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो नंबर 1 पे हैं, और वाई यानी पिछले साल के मुकाबले, अभी हम बात कर रहे थे कि 20% का अंतर आया है ओवरऑल उसमें, लेकिन अगर अकेला बेंगलोर पकड़िए, ऑलमोस्ट 60% की जंप है। 28.7 मिलियन स्क्वायर फीट वहां पर लीजिंग हुई है या एब्जॉर्प्शन हुआ है। पुणे नंबर 2 पे खड़ा हुआ है, मतलब नंबर वाइज तो हमने इसको नहीं लगाया, लेकिन पुणे में भी ऑलमोस्ट 11
मिलियन स्क्वायर फीट का है, 36% का जंप वहां पर है, 10% हैदराबाद में, चेन्नई में 24%, मुंबई में जरूर माइनस में है, एनसीआर में माइनस में। हम समझेंगे गुलाम साहब से कि माइनस क्या कहता है। अहमदाबाद, जिस मार्केट की काफी ज्यादा बात हो रही, वहां पे -34% क्यों दिख रहा है। कोलकाता आउट ऑफ द ब्लू 70% का जंप। तो अब जरा सिलसिलेवार इस चीज को समझते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स हमने आपको दे दिया, ये टेबल अभी भी लगी रहेगी आपके सामने स्क्रीन पर। गुलाम साहब, दो सवाल, इस टेबल पे भी आऊं उससे पहले भी मेरा एक सवाल है। जो आपने जिक्र किया कि जो सबसे बड़ी मिसाल दुनिया में अमेरिका, वहां पर भी इतनी हलचल नहीं है, आपकी रिपोर्ट में भी काफी विस्तार से उसके बारे में लिखा गया है। भारत में ऐसा क्या है कि 2019 यानी पेंडेमिक के पहले भी हम पुरजोर तरीके से वहां पर बहुत शानदार नंबर बना रहे थे। चले पेंडेमिक आया तो उसने तो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया, सबके फंडामेंटल हिल गए। स्टिल जो अच्छे मार्केट थे वो रिकवरी के लिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में रिकवरी तो आई ही आई, तमाम दावों के बावजूद कि अब सारे ट्रेंड चेंज हो जाएंगे, अब तो ऑफिस की बजाय घर से काम होगा। मुझे याद है कुछ शो में हमारी भी बात हुई थी उस पर। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए नंबर्स ने, जैसा आपने भी कहा कि अभूतपूर्व, फिनोमिनल, ये हुआ कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है? इजाज़त चाहूँगा कि थोड़ा पास्ट की तरफ, माजी की तरफ आप और आपके सारे श्रोताओं को ले चलूँ। पिछले 30 वर्ष का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो भारत में ऑफिस मार्केट हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता चला आया है, और उसका एक कारण दिया जाता था सर्विस सेक्टर को, जिसका मतलब ये था कि दुनिया में अगर किसी को नज़ला हो रहा है, छींक आ रही है, डॉक्टर से बात करना है, दवाई के बारे में कुछ कस्टमर कॉल होगा, वो बेंगलुरु आएगा। तो और हमारे लोग उस समय जो बीपीओ जिन्हें कहा करते थे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, आईटीईएस, ये सारी चीज़ों के लिए, कॉल सेंटर्स के लिए हमारा मुल्क जाना जाता था। और ये तकरीबन 20-25 साल तक ये समा इसी प्रकार बंधा रहा। और भारत इस दौरान में सारी दुनिया का बैक ऑफिस बन के उभरा, पर वो चीज़ अब पीछे रह गई है। इसी दौरान जब हमारे बच्चों की बेहतरीन अंग्रेज़ी के कारण, इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड के कारण, जो बैक ऑफिस और कॉल सेंटर्स पर हमारे बच्चों को जॉब्स मिली, उसी दौरान एक और तबका था, एक और सारे का सारा जो नई पीढ़ी जनरेट हो रही थी, इनका फोकस कोडिंग पर, इनका फोकस आईटी के हाई एंड सर्विसेज पर रहा। और उस कारण से जो ग्रोथ आई है, हमारे पास जो टैलेंट जो बना है, ये वो टैलेंट है जो अब काम आ रहा है नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्विसेज के लिए। आज जो ये एक नई सुबह हमने देखी भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट की, जो पिछले 3-4 वर्षों में जो हम देख रहे हैं, इसमें हमारे बच्चे आज हाई एंड रिसर्च कर रहे हैं। और वहाँ पर एक और वर्ड जो पिछले कुछ सालों में कई बार आपके प्रोग्राम पर और कई जगह पर बार बार आता जा रहा है, उसे कहते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, GCCs। राइट। अब ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या हैं? जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जो माजी, जो हमारा पास था, जो हमारा भूतकाल था, वहाँ पर हम एज अ बैक ऑफिस और एक तरह से निचले स्तर का काम हम कर रहे थे। पर अब हमारे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में, हमारे युवाओं में जो एक नई एजुकेशन को लेकर जो नया एक कॉम्पिटेंसी पैदा हुई, अब हम इसे रिसर्च के लेवल तक लेके जा रहे हैं, जहां पर कॉल सेंटर्स तो पीछे रह गए, अब हम रिसर्च में आ चुके हैं। अगर आप उसका एक और बहुत ही सिंपल सा उदाहरण अगर आप देखें, आज दुनिया की टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज को उठाकर देख लें, सारे के सारे लीडर्स इंडियन हैं, एटलीस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये चीज़ दर्शाती है कि हमारा जो टैलेंट है वो आज सारी दुनिया पे छाया हुआ है। और उस टैलेंट की वजह से जो एक नया ट्रेंड आया है, इससे पहले आउटसोर्सिंग जिसका मैंने जिक्र किया था, हर तरह की आउटसोर्सिंग करती थी कंपनीज, जहां पर उनको अपने खुद के रोल कॉल्स पर लोगों को इकट्ठा करके सारा कॉस्ट बहुत पड़ता था, तो उन्होंने आउटसोर्सिंग भारत करना शुरू की। लेकिन अब एक और नया जो एक सिलसिला शुरू हुआ, उसे कह रहे हैं इनसोर्सिंग, कि इससे पहले आपने जो सारा काम अपनी कंपनी का दूसरे लोगों के हवाले किया था, अब वो सब आप इकट्ठा करके खुद करना चाहते हो, क्योंकि जहां तक अब आ रहा है, दौर आया है रिसर्च का, इसमें आप ये नहीं चाहते कि आप जो रिसर्च करके एक नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी, नई सर्विस जो आप तैयार कर रहे हो, उस पर किसी और का कब्जा हो जाए, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं था। आपने इनसोर्सिंग का जो एक नया माहौल अब शुरू किया है, इसमें अब आप रिक्रूट कर रहे हो बेहतरीन लोगों को, बेहतरीन युवाओं को आप रिक्रूट कर रहे हो, और वहाँ से जो नई जो टेक्नोलॉजी और या नया जो एक चैन शुरू हुआ है, उसे हम कहते हैं GCCs।
और भारत जीसीसीज, ग्लोबल जीसीसीज का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है। और वर्ष दर वर्ष जो हम पिछले 3 साल से ये 20-25% का जो ग्रोथ हम हर साल देखते चले आ रहे हैं, पिछले 2 साल से लगातार हम रिकॉर्ड तोड़ते चले आ रहे हैं ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन का, उसका रीजन है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। उन सब की जो लीजिंग है, और इनफैक्ट वो आपके डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु जो हमारी लिस्ट में बहुत ऊपर था विद हायर परसेंटेज, वहां पर भी जो मेजॉरिटी ऑफ लीजिंग है बेंगलुरु का 2.67 मिलियन स्क्वायर फीट का जो लीजिंग है, स्क्वायर मीटर है सॉरी, ये 28.7 मिलियन स्क्वायर फीट का लीजिंग है ड्यूरिंग द ईयर, विच इज 58% हायर पिछले साल के मुकाबले। और इसका जो मेजॉरिटी है टोटल वॉल्यूम का 43% से ज्यादा वो अकेला आ रहा है जीसीसीज की बदौलत। मैं एक और छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल गुलाम सर आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि जब हम आउटसोर्सिंग का मामला था तो भी इंडिया नंबर 1 था। अब ये इनसोर्स आपने बताया, इनसोर्सिंग का तरीका है जीसीसी, हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जहाँ पे बिल्कुल हाई एंड रिसर्चर या बहुत ही ज़्यादा तालीम हासिल किए हुए लोग काम करते हैं। फिर इंडिया को ही क्यों चूज किया गया? इज इट कि यहाँ पर ऑफिस बनाना सस्ता पड़ता है या मैन पावर सस्ती पड़ती है, या फिर यहाँ का टैलेंट पूल दुनिया में सबसे बेहतर है, जिसका आपने थोड़ा जिक्र किया भी? दोनों में से बड़ा कारण कौन सा है? मैं दोनों भी चीजों को इस चीज का श्रेय देना चाहूंगा, ह्यूमन रिसोर्सेज भी और रियल एस्टेट कॉस्ट भी। दोनों भी दरअसल ये कॉस्ट एडवांटेज है, लेकिन कॉस्ट एडवांटेज जहां तक रिसोर्सेज का सवाल आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का सवाल आता है, वहां पर सिर्फ कॉस्ट एडवांटेज ही मैटर नहीं करता। यहाँ पर जैसा हमने पहले जिक्र किया कि हमारे लोगों ने जो टैलेंट और कॉम्पिटेंसीज में तरक्की की है पिछले 10 से 15 वर्षों में, वो सबसे बेहतरीन है। और उसके बावजूद हमारी कॉस्ट्स बहुत कम हैं। अगर आप पे स्केल्स पर गौर करें, ग्लोबल जो स्तर जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको अगर आप देखें, आज भी भारत का रिसोर्सेज कॉस्ट जो है वो एक बहुत ही कम से कम आधे से कम में, अगर आप अमेरिका के कॉस्ट देख लें तो 1/3 के आसपास आपको भारत का सेम रिसोर्स मिल जाएगा। अब आता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है रियल एस्टेट कॉस्ट। अब इसको आप ये समझ लें कि जो मैंने पिछले 2 या 3 दहाइयों का जो आपके सामने समा बांधने की कोशिश की थी, आज से 25 वर्ष पहले भी जो इंडिया का एवरेज कमर्शियल ऑफिस स्पेस का लीज रेंट कॉस्ट पर माहाना जो आप खर्च किया करते थे, वो उस समय कुछ 25-30 रुपए हुआ करता था। आज वो बढ़ के ऑन एन एवरेज वो 80-90 रुपए के आसपास आ गया है। अब आप एक और चीज पर गौर करें तो आप पाएंगे कि उस समय डॉलर की वैल्यू 25-30 रुपए थी, आज उसी डॉलर की वैल्यू 90 रुपए पर आ गई है। तो जब हम एवरेज रेंट देख रहे हैं, पिछले 20 से 25 सालों में हमारा एवरेज रेंट डॉलर से जुड़ा हुआ रहा है। तो $1 पर स्क्वायर फीट पर मंथ का जो रियल एस्टेट कॉस्ट है, इसका तो कोई और उदाहरण ही आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस चीज को देखें तो इसे डबल वैमी कह सकते हैं। एक तरह से सारे एमएनसीज के लिए ये एक बड़ा सा तोहफा है कि एक तरफ तो आपको बेहतरीन रिसोर्सेस दस्तयाब है, और दूसरी ओर जो ऑफिस स्पेस है, जो रियल एस्टेट कॉस्ट है, वो अब तक के वो डॉलर के मुकाबले में $1 ही चलता चला आ रहा है। तो अगर ये दोनों चीजों को आप ओवरलैप करते हैं, दोनों को इकट्ठा देखते हैं, तो आप पाते हैं कि भारत में बिजनेस आउटसोर्सिंग करना, इनसोर्सिंग करना, जीसीसीज कायम करना सारी दुनिया के मुकाबले में कंपैरेटिवली सबसे सस्ता है। और आखिर में एक और चीज का जिक्र करना भी जरूरी है, और वो ये कि इन स्पाइट ऑफ, चाहे थोड़ा शायद एक बीच में समय था जब भारत पाकिस्तान का जो मसला खड़ा हुआ था, उस कारण थोड़े से पॉलिटिकल सेटबैक रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसे सॉल्व कर लिया है, आज शायद भारत दुनिया का सबसे पीसफुल लोकेशन भी बन के उभरा है जी। तो ये दोनों जो कॉस्ट या जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन पर मैंने पहले जिक्र किया। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर इसी में आप जो ऑफिस स्पेस के जो रैंकिंग आप देख रहे हो, उसमें सबसे ऊपर बेंगलुरु, उसके बाद हैदराबाद, पूना, ये वो शहर हैं जहां पर नौजवानों को, चाहे वो लेडीज हों या जेंट्स हों, बच्चे हों या बच्चियां हों, उनको इन शहरों में जाकर काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है, आपको एक बेहतर, एक कॉस्मोपॉलिटन और दुनिया का जैसा माहौल है आपको इन शहरों में मिल रहा है। तो उस पीस को भी मैं पूरी तरह से श्रेय देना चाहूँगा। एक तरफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है जिसमें आपने रेंट की बात कर ली, बेहतरीन कॉस्ट इफेक्टिव मैन पावर की बात कर ली, दूसरी तरफ जो माहौल है, ठीक है ट्रैफिक की बात दूसरी है, शायद आपको साल के 2-3 महीने में AQI भी बर्दाश्त करना होता होगा, लेकिन ओवरऑल माहौल, सेफ्टी, अगर आज मैं मेरे बच्चों को
भेजना चाहूँ बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, मुझे कोई चिंता नहीं होगी, बिकॉज वो वहां पर सेफ हैं। तो ये जो माहौल है दुनिया देख रही है, तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों ये सब हो रहा है। बिल्कुल सही। और इनफैक्ट ये सेफ्टी का तो पैरामीटर ऐसा, मैं कल कुछ शायद इंटरनेट पे देख रहा था, तो जो दुबई के रूलर हैं उनका भी कोई स्टेटमेंट था कि दुबई में आई है और यहाँ पर एक महिला जितनी सेफ है उतनी दुनिया में कहीं नहीं। तो हर कोई उस सेफ्टी एस्पेक्ट को बुनाना चाहता है, और इनफैक्ट हमारे यहाँ वो है, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। गुलाम साहब ने रेंट की बात की, तो एक आइडिया जस्ट दर्शकों को लगे, क्योंकि आमतौर पर कमर्शियल रेंटल लोगों को ज़्यादा हर दिन का उनका ताल्लुक नहीं पड़ता है, इसलिए उतना समझ में नहीं आता। वो टेबल लेकर आते हैं रेंट वाली, ताकि समझाएं। गुलाम साहब ने कहा कि आज से 20-25 साल पहले जो रेंट 25 रुपए के आसपास होता था, अब वो देख के बढ़िए कैसा हो गया। नहीं, ये कंप्लीशन वाली टेबल है, हम रेंट वाली टेबल लेकर आते हैं कि कितना रेंट आज की तारीख में वहाँ पर हुआ है। वो टेबल अगर लेके आएंगे तो मैं थोड़ा और डिफाइन कर पाऊंगा कि क्या हम रेंट को कैसे इस समय देख रहे हैं। लेकिन जो इस समय टेबल सामने है वो कंप्लीशन की टेबल थी कि दो तरह की चीज़ें, लीजिंग कितनी हुई और उसी दौरान प्रॉपर्टी कितनी बन के तैयार हुई। ये रही रेंट वाली टेबल। आ नहीं पा रही है, चलिए आती है तो मैं उसका जिक्र करता हूँ। गुलाम साहब, इसमें जो शहरों का अभी हम देख रहे थे, नंबर 1 पे जो था वो हमारा बेंगलुरु है। ऑब्वियस सी बात है कि वो सारे जीसीसीज की पहली पसंद है। तो एक तो थोड़ा सा ही आप आइडिया दीजिएगा कि क्यों। हैदराबाद भी उसके सामने लगभग उसी क्वालिटी का शहर है, या चेन्नई अगर साउथ में देखना है, अगर टैलेंट एक्विजिशन की बात आती है तो कई बार थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ वो रहता है। लेकिन बेंगलुरु ही सबकी पहली पसंद क्यों बनता है? बेंगलुरु हिस्टोरिकली, अगर आप अगेन मैं बार बार आप लोगों को भूतकाल में ले जा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप ये समझें कि जब पहली बार भारतवर्ष में ITES का चलन शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था बेंगलुरु से। ये वर्ष था 1993 में, जब बेंगलोर गवर्नमेंट और टाटा ग्रुप इकट्ठे आके उन्होंने सिंगापुर से एसेंडास के साथ जॉइंट वेंचर किया था। और ये तीन कंपनीज ने, 3 लोगों ने मिल के जो एफर्ट किया था, वो पहला IT पार्क तैयार हुआ था बेंगलुरु में। और ये चीज़ भारत की पहल थी जहाँ पर हमने ऑफिस में IT टेक्नोलॉजी पर गौर करना शुरू किया था। उसके बाद से बेंगलुरु को हमेशा से पहल बरकरार रही है। पहला कोई भी कंपनी जब इंडिया में आके टेक्नोलॉजी की बात करती है तो बेंगलोर पर नज़र जाती है। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो हिस्टोरिकली बेंगलोर एक ऐसा शहर है जहां पर कॉलेजेस, एजुकेशन वो बहुत बेहतरीन, हमेशा से पिछले 40-50 साल से अगर आप देखते चले जाएं, बेहतरीन कॉलेजेस, बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स वहां पर रहे हैं। और जब वहां पर शुरुआत हुई टेक्नोलॉजी को लेके, ऑफिसेज वहां पर कायम किया जाने लगे, तब वहां पर चूंकि लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उसके बाद ये एक बरकरार रहा है। और जब इतना बेहतरीन एज, अगर आप ये देख लें कि इस साल हम जो 8 शहरों की बात करते हैं, उन 8 में से 6 शहरों ने 10 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा का, अंदाजन 10 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन इस साल किया है। राइट। लेकिन उसी दौरान जब बाकी शहर 13 मिलियन, 14 मिलियन कर रहे थे, बेंगलोर पिछले साल 16 मिलियन कर रहा था, इस साल 28 मिलियन कर गया। तो वो जो एज है, जो एक बढ़त है, जो एक बढ़ोतरी उनको हासिल है, वो बरकरार रही है। और उसका कारण यही है कि आपने एक इतना बड़ा माहौल तैयार कर दिया। अगर आपको एक और आंकड़ों में दोबारा आपको उलझाने की कोशिश करूं, आज से तकरीबन 2006-7 में जब वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब सारे भारत का ओवरऑल ऑफिस स्टॉक जो था वो 250 से 230 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास था। ओके। आप ये बात गौर करके आपको ताज्जुब होगा कि आज उतना ऑफिस स्पेस केवल एक शहर बेंगलुरु में मौजूद है, अकेले में मौजूद है। तो पूरे भारत के ऑफिस स्पेस का 1/4 से ज्यादा, तकरीबन 1/3 ऑफिसेज आज बेंगलोर में हैं, और उसको बीट करना अब नामुमकिन है। तो जिस तरह की एक लीड बेंगलोर ने बाकी सारे शहरों पर ले ली है, अब उसको बीट करना, हर साल हम समझते हैं कि शायद इस साल हैदराबाद बेंगलोर के आसपास चला आएगा या उससे बेहतर कर जाएगा, लेकिन जब हैदराबाद अपनी एक लीड लेता है, एक छलांग लगाता है, बेंगलुरु उससे बड़ी छलांग लगा देता है। और उसका कारण यही है, लोग हैं वहां पर, रिसोर्सेज हैं, रियल एस्टेट है। एक चीज जिस पर मैं आपकी तवज्जो दोबारा लाना चाहूंगा वो ये है कि बेंगलुरु में जो ऑफिस स्पेस का चलन उस समय से तैयार हुआ है वो आज भी बरकरार है।
बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑफिस स्पेसेस आज भी बेंगलोर में बनते हैं। बेस्ट डेवलपर्स, जो क्वालिटी कॉन्शियस डेवलपर्स जो भारत में हैं, वो सारे बेंगलोर से आते हैं। तो ये वो चीज है जो एक बेहतरीन रियल एस्टेट के तालिब जो लोग चाहते हैं उन्हें अच्छा रियल एस्टेट मिले, उनके लिए बेंगलोर तो बेहतरीन जगह बनी हुई है। अब वो बेंगलोर के डेवलपर्स दूसरे शहरों में भी आकर आज काम कर रहे हैं। बेहतर ऑफिस स्पेस, हैदराबाद के तकरीबन सारे डेवलपर्स बेंगलोर के हैं, चेन्नई में बेंगलोर के हैं, अब मुंबई और पुणे में भी आ गए हैं वही डेवलपर। तो हम ये देख रहे हैं कि जो क्वालिटी स्पेस है, जो अब तक के केवल जिसका श्रेय सारे का सारा बेंगलोर को जाता था और उसका एडवांटेज उन्हें मिलता चला आता था, आज वो फैल रहा है। चाहे वो हैदराबाद हो, चेन्नई हो, पुणे हो, इन जगहों पे भी बेंगलोर के डेवलपर्स आज बेहतर काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है आगे जाके वो जो लीड बेंगलोर ने ले रखी है शायद वो नैरो होगी, लेकिन बरकरार जरूर रहेगी। राइट, बिल्कुल। और ये अच्छा आपने एक पर्सपेक्टिव निकाला कि बेंगलोर में जो है या बेंगलुरु में जो है वो क्वालिटी जो है रियल एस्टेट की, चाहे वो आप रेजिडेंशियल भी देख लें, ऑफिस स्पेस में, तो नो डाउट वो अनमैच्ड है। और यही कारण है कि अब आपको मुंबई में, दिल्ली में या दूसरे शहरों में बेंगलुरु की कंपनियों के बोर्ड दिखाई देने लग गए हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, रेंट की हम बात कर रहे थे, तो चलिए वो आ गई टेबल हमारे पास, वो दिखाते हैं। देखिए, ये जो रेंट है ये मुंबई के लिए नो डाउट, यहाँ एक मुंबई का मामला पूरे देश से जुदा है। ज़मीन कम, जगह कम और सब कुछ महंगा, तो 125 रुपये के साथ जो चार्ट है उसमें टॉप करता है। लेकिन एनसीआर 96, तो जो गुलाम साहब कह रहे थे ना 90-95 के आसपास, लगभग वो एवरेज आपको मिलेगा। बेंगलुरु 97, हैदराबाद 77, चेन्नई 73, पुणे 78, कोलकाता 48, अहमदाबाद 44। तो वंस अपॉन इट, और बात क्या है, डॉलर तो वही का वही है, $1, लेकिन जो कभी 25-30 का था आज वो 90 रुपये के आसपास आ गया। और ये रेंट को आप देखेंगे कि ओवर द ईयर्स ये किस तरीके से बढ़ा। हालांकि जो कंपैरिजन चार्ट आपको मिला है 6%, 10%, 6%, ये लास्ट ईयर का कंपैरिजन हम दिखा रहे हैं YOY। मुंबई को 6% की ग्रोथ मिली है, एनसीआर में 10% की, बेंगलुरु में 6%, हैदराबाद में 10%। तो एक जस्ट आइडिया आपको देने के लिए है कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट है उसमें रेंटल किस तरीके से चलते हैं और ओवर द ईयर वो कैसे ग्रो हुए हैं। जब रीट्स का आगे एपिसोड करेंगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें एसोसिएट होंगी कि क्यों अब रीट्स बहुत तेज़ी के साथ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन के उभर रहा है, क्योंकि रीट्स अभी हिंदुस्तान के अंदर कमर्शियल रियल एस्टेट में आया। लेकिन वो बात डिटेल में फिर किसी और दिन। राइट, तो थोड़ी सी और बातचीत सर, हमने जो वो चार्ट भी अब हम लेके आ जाते हैं जिसमें लीजिंग वाला जो चार्ट था, जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर मिल रहे थे बेंगलुरु जैसे शहर को, लीजिंग वाला चार्ट भी ले आइएगा। लेकिन दो शहर थे जो हमें नेगेटिव में दिखाई दे रहे थे, उसमें से एक आई थिंक कलकत्ता था और एक अहमदाबाद भी था। वो चार्ट आता है तो मैं डिटेलिंग में, बहुत सारे नंबर्स हैं तो इसे मौखिक याद नहीं है, लेकिन वो चार्ट हम लेकर आते हैं। तो क्या कारण है, बेंगलुरु की बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन जो शहर पिछड़ रहे हैं, हाँ जी, तो देखिए एनसीआर -11 था और अहमदाबाद -34 था। कोई खास कारण कि यहाँ पर हम एक नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं? यहाँ पर पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नेगेटिव ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि हम ये YOY ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का जिक्र जब करते हैं, तो अगर पिछले वर्ष इसी शहर, इसी मकाम पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई होगी तो उसके कारण अगले साल की ग्रोथ नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। तो अगर मैं उस खास तौर से अगर जिक्र करूं दिल्ली का, एनसीआर का, वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली वाज़ेह तौर पर दिखाई देगी। वो ये कि पिछली साल यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ था, जो अब्जॉर्प्शन हुई थी दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा थी, और इस साल अचानक वो गिरी है। और वही कारण है कि जब 11.3 मिलियन इस बार हमने किया है, ये पिछले साल से कम, सॉरी इस बार शायद 9.3 मिलियन है। ये हमारा जो तकरीबन 10% का जो गिरावट आई है वो केवल इसलिए है कि पिछले साल हमने बहुत बड़ी जंप कर ली थी दिल्ली में। तो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। फिर भी अगर आप देख लें, मुंबई से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिल्ली में है, 10 मिलियन से ऊपर है। तो दिल्ली अपने आप में अपनी पोजीशन बनाए रखे है, बस ये है कि बेंगलोर और हैदराबाद से compete नहीं कर पा रहा। राइट। और उसका कारण भी है कि जब हम टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हैं तो साउथ इंडिया को हमेशा से नॉर्थ पर एक बढ़ोतरी हासिल रही है, क्योंकि वहाँ का टैलेंट, वहाँ का टेक्नोलॉजी ड्रिवन कल्चर हमेशा से नॉर्थ पर बेहतर लीड बनाए रखा है। लेकिन नॉर्थ में दिल्ली अपने आप में GCCs वगैरह भी वहाँ पर अब आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस नेगेटिविटी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका क्लियर कारण है कि पिछले साल बहुत बड़ी तरक्की हुई है, इस साल उससे कम्पीट करती हुई है, उस मवाजने में कम पड़ी है, थोड़ी फीकी पड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट्स
किसी कारणवश अब खत्म हो चुके, ऐसा कुछ नहीं है। राइट तो चलिए, काफी ज्यादा बात हो गई कमर्शियल रियल एस्टेट के ऊपर, ऑफिस रियल एस्टेट के ऊपर, इसमें और डीप जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि दर्शक कोरिलेट बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, एक बड़ा मोटा सिनेरियो। अच्छा ये भी समझिए कि आपके देश में अगर ऑफिस स्पेस की इस लेवल पे तरक्की हो रही है, इस लेवल पे वो बढ़ रहा है, तो ये देश की ओवरऑल इकोनॉमी को भी दिखाता है, और उससे तो आप और हम सब सीधे जुड़े हुए हैं। जॉब्स आएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, तमाम चीजें, और वो भी तब जब पूरी दुनिया में भारी उथल पुथल मची हुई है, उस समय ये होना अपने आप में एक वजनदार बात है। अब इसी से मैं धीरे से कनेक्ट कर जाता हूं रेजिडेंशियल की तरफ। बेंगलुरु से मैं शुरुआत करता हूं गुलाम साहब, कि जिस शहर में इतना कमर्शियल रियल एस्टेट हो रहा है, इस पैमाने पर हो रहा है, इस लेवल पर हो रहा है, तो क्या उसका इम्पैक्ट वहां के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पर नहीं आएगा? आएगा तो कैसा आएगा? जब अगर इतने ऑफिसेज आ रहे हैं जहां पे इतने हाई क्वालिटी जॉब्स जनरेट हो रहे हैं, डेफिनेटली उन लोगों को घर चाहिएंगे, आई थिंक प्रीमियम लेवल के ही घर ज्यादा चाहिएंगे। तो क्या ये पूरा का पूरा जो ऑफिस का डेवलपमेंट है, डिमांड तो नो डाउट क्रिएट करेगा, लेकिन ये प्राइस पर और दूसरी चीजों पर प्रेशर डालेगा क्या? सबसे पहले डिमांड का जिक्र कर लेते हैं, चूंकि इसका सीधा साधा संबंध, और चूंकि आपने जो ऑफिस मार्केट सेगमेंट से रेसिडेंशियल पर जो स्विफ्टली आपने ट्रांजिशन किया है, ये बताते हुए कि जितना ज़्यादा ऑफिस अब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। अब उसी को आगे ले आते हैं, हम रेसिडेंशियल सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं जब, तो जितनी जॉब्स क्रिएट होती हैं उतने ही नए रेसिडेंशियल डिमांड भी जनरेट होते हैं। तो ये बहुत सीधा साधा कनेक्ट है कि जितनी ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रही है उतना रियल एस्टेट रेसिडेंशियल मार्केट भी बढ़ता है। तो वही चीज़ बेंगलोर भी दर्शा रहा है। एक ही चीज़ जिसका मैं थोड़ा सा अलहदा पहलू आपके सामने रखना चाहूँगा, वो ये है कि बेंगलुरु में, जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पिछले कई वर्षों में बेंगलुरु को जो बाकी सारे लोकेशंस पर एक बढ़ोतरी फ़ौक़ियत हासिल है, उस कारण से लोग सारी भारतवर्ष से बेंगलोर आते हैं जॉब्स के लिए। तो अब भी आज जो हम 26, 27, 28 मिलियन का स्क्वायर फीट अब्जॉर्प्शन इस साल देख रहे हैं, तो उसके सामने जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उसमें हमारे बच्चे बच्चियां सारे मुल्क से बेंगलोर जमा हो रहे हैं। और इसका इम्पॉर्टेंस, इसका महत्व तो ये है कि ये तकरीबन सारे के सारे रेंटल अकोमोडेशन में आते हैं। तो अगर आप फ़र्क समझें तो भारत में सबसे बड़ा रेंटल मार्केट आज बेंगलुरु है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिट ओरिएंटेड जो अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट है वो बड़ा है। लोग कई मकाम से आते हैं, कोई शख्स, कोई बच्चे जब आ रहे हैं, मान लें इंदौर से आ रहे हैं, भोपाल से आ रहे हैं, मैसूर से आ रहे हैं, कोचीन से आ रहे हैं, पूना से वहाँ जा रहे हैं, या चंडीगढ़ से जा रहे हैं, वो वहाँ पर मकान ख़रीदना नहीं चाहते, उनको रेंटल अकोमोडेशन चाहिए, चाहे कुछ दोस्तों के साथ रह लें या अपने आप में एक मकान किराए पर हासिल कर लें, लेकिन वो अल्टीमेटली रेंटल अकोमोडेशन है। उसके कारण एक चीज़ जो सबसे क्लियर उभरी है कि बेंगलुरु में रेंट वैल्यूज़ जो शॉर्ट अप हुई हैं, वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो किराए की वैल्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा बेंगलोर में शूट अप हुई हैं। तो अगर हम 55-60 हज़ार मकान जो एक साल में बेंगलोर में बिक रहे हैं, उसका सीधा साधा संबंध इसी कारण से है कि लोग हर तरह से बेंगलोर आ रहे हैं, और फिर जो वहाँ के लोकल रहीवासी, वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, वो मकान ख़रीदते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट और किराए पर देते हैं। तो रेंटल यील्ड भी बेंगलोर में बेहतर हुई है, तो बहुत से लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है, मकान ख़रीदे हैं, और बाहर से आने वाले बच्चे बच्चियों को रेंटल के तौर पर वो अपने मकान ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल बेंगलुरु में जो रेसिडेंशियल का डिमांड है, उसका सीधा साधा सरल कनेक्ट जो है वो सीधा साधा ऑफिस स्पेस से ही है। इनफैक्ट हमने तो वो खबरें तक पढ़ी जब स्विफ्ट ट्रांजिशन आ रहा था कि वापस से वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हो रहा था, तो जब लोगों को वापस अपने घरों से बेंगलुरु पहुंचना पड़ा तो पता चला 6-6 महीने की वेटिंग लग गई है। अब मकान किराए पे लेने के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं कि हम आपको देंगे कि आपको देंगे। किराए की तो बात पीछे गई, किराया तो जो मांगा जाएगा वो देना है, लेकिन 3 कैंडिडेट में से कौन सबसे उपयुक्त है, इंटरव्यू के बाद वो होगा। तो शुरू में तो मजाक भी लगा, और ऐसा नहीं है कि सारे इस तरह के किस्से होंगे, लेकिन अगर 2-4 भी हुए तो बताता है कि बेंगलुरु का जो मार्केट है वो, जैसा आपने बताया कि पूरे देश से बच्चे आ रहे हैं और उनको घर चाहिए वहाँ पे रहने के लिए किराए पे, तो अच्छी रेंटल यील्ड और उनके लिए घर की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी होती है कि कोई उस घर को किराए पे लेने वाला है। तो अब चूंकि हम रेजिडेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो थोड़े से वो जो चार्ट्स हैं रेजिडेंशियल वाले एक एक करके ले लेते हैं, रैंडम ऑर्डर में ले लेते हैं, तो एक तस्वीर सामने आ जाएगी जो रिपोर्ट बता रही है। एक एक करके लेके आइए, मैं दर्शकों को एक आइडिया दे देता हूं। तो ये सबसे पहले कि घरों की बिक्री कैसे रही, तो देखिए मुंबई टॉप कर गया है चार्ट में, 97,000 यूनिट बिकी हैं, प्लस 97,000, और
आपको 1% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि पिछला साल भी बॉम्बे के लिए अच्छा रहा था, मुंबई के लिए अच्छा रहा था। और इसमें से जो मेजॉरिटी बिक्री है वो H2 में यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आई है। गुलाम साहब अभी जब डिस्क्राइब करेंगे तो हमें बताएंगे। बेंगलुरु जो बात हो ही चुकी है, तो पिछले साल भी करीब करीब 50-55 हज़ार की बिक्री थी, इस साल भी लगभग वहीं खड़ा है। पुणे ने भी उतने ही मकान बेचे हैं, 50 हज़ार से थोड़े से ज़्यादा, लेकिन -3% यानी पिछले साल के मुकाबले थोड़ा वो नीचे आए अपने नंबर्स में। एनसीआर में बेस बड़ा था, जैसे गुलाम साहब ने अभी समझाया कि हर नेगेटिव को आप ऐसे नहीं देख सकते कि कुछ खराबी हो गई होगी, क्योंकि पिछले साल उन्होंने 52,000 से ज्यादा घर बेच लिए थे, तो इस साल वो नंबर थोड़ा नेगेटिव में चला गया। हैदराबाद में अच्छी बिक्री हुई है, 38,000 से ज्यादा यूनिट्स वहां बिकी हैं, 4% वो ऊपर है। अहमदाबाद 2% ऊपर 18,000 के साथ। चेन्नई में भी 18,000 यूनिट बिकी हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा यूनिट्स बिके हैं। और कोलकाता भी 17,000 के आसपास है, 3% वो ज्यादा बिका। तो ये तो हो गए कि किस शहर ने कितना माल बेचा, कितने घर बेचे। अब ये थोड़ा इन्वेंट्री का भी एक मामला रहता है, आजकल बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं होता है क्योंकि मार्केट अच्छा चल रहा है, इसलिए कोई इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहा। लेकिन ये वो यूनिट हैं जो बिना बिके रह गए। देखिए मुंबई सबसे ऊपर वहां था, तो यहाँ भी बहुत सारे घर बने होंगे, तो कम भी मतलब जो बचे रह गए वो भी ज्यादा है, करीब 1.5 लाख घर यहाँ बच गए, लेकिन माइनस में गई इन्वेंट्री ने, पिछले साल के मुकाबले कम बचे हैं। एनसीआर में 1 लाख के आसपास। उसी तरह से अन्य जो शहर हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई। और अभी हम गुलाम साहब से बात करेंगे तो बताएंगे कि इसका एक एब्जॉर्प्शन पीरियड होता है, यानी कि ये इन्वेंट्री ऐसे देखी जाती है कि ये कितने समय में बिक जाएगी और उसके क्या मायने होते हैं। तो ये हो गए बिना बिके घर। और कोई चार्ट बाकी है तो वो भी बता दीजिए ताकि एक पर्सपेक्टिव हो जाए बातचीत का। ये नए लॉन्चेस है, हाँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको समझना। तो इस साल जो लॉन्च का था, तो मुंबई में ऑलमोस्ट 87,000 लॉन्च या उससे ज्यादा हुए, जो पिछले साल के मुकाबले कम थे। देखिए माइनस में है नंबर। बेंगलुरु में वो लॉन्चेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, 68,000 से ऊपर गए, 23% की इंक्रीज आई। पुणे में वो 56,000 रहा, एनसीआर में वो 50,000 के आसपास, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 16% कम है। हैदराबाद में वो 40,000 यूनिट रहे, वो भी कम है। तो कुल मिला के टेबल में माइनस ज्यादा दिख रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि इस साल लॉन्चेस उतने ज्यादा हुए नहीं हैं। और फिर डिमांड सप्लाई का क्या गैप बना होगा। चेन्नई में 20% पॉजिटिव है, अहमदाबाद वहीं था जहां है, और कोलकाता में फिर -6 है। तो ये मोटी पिक्चर। अच्छा हाँ, कीमत भाई ये भी देख लें। सबसे ज्यादा तो इंटरेस्ट हमारे दर्शकों का या हर किसी का इसी में रहता है कि कीमत कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की। तो मुंबई में देखिए 7% का इंक्रीज है, जहां पर एक औसत जो भाव है वो 8,856, ये पूरे मुंबई शहर के लिए है। एनसीआर में 19% का इंक्रीज है, बेंगलुरु में 12% का इंक्रीज है। और ये जो भाव आपको दिखाई दे रहे हैं ये एवरेज प्राइस है, ये मत समझ लीजिएगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी तो इतने की थी, ये प्राइस कौन सा आ रहा है। दीज आर एवरेज प्राइस, या और इसकी डिटेलिंग हम गुलाम साहब से समझेंगे। लेकिन आप देखिए हर शहर में अच्छी इंक्रीज है। एनसीआर में तो जैसा हम जानते हैं कि भाव इस साल आसमान पे गए, तो वहाँ 19% का ओवरऑल एक एवरेज इंक्रीज है। बेंगलुरु में 12%, पुणे में 5%, चेन्नई में 7%, हैदराबाद में 13% की इंक्रीज आई है, कोलकाता 6 और अहमदाबाद 3। तो ये कंप्लीट पिक्चर है इन डेटा 2025 की कि रेजिडेंशियल मार्केट गया कैसे। अब परत दर परत हम बात करते हैं गुलाम साहब से। तो गुलाम साहब पहले तो सेल्स नंबर से शुरुआत कर लेते हैं। मुंबई ऑफ कोर्स लीड कर रहा है पूरे इसको। मुंबई एक ऐसा शहर है जो देश का सबसे महंगा रियल एस्टेट मार्केट है। और आप मुझे बताइएगा, जब यहाँ मुंबई कह रहे हैं तो ये बीएमसी लिमिट से या पूरा एमएमआर ये कवर कर रहा है डेटा के अंदर, लेकिन यहाँ पे ही सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है, क्यों? सबसे पहले तो ये वाज़ेह कर दूं कि हम एमएमआर का जिक्र करते हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें 6 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। वसई विरार भी उसमें है, थाना, भिवंडी, पनवेल, ये सारे इलाके आ जाते हैं, नवी मुंबई, और इस सबको मिला के हम एमएमआर का जिक्र करते हैं। और वही कारण है कि अगर आप 8,000 रुपये या 9,000 रुपये का जो एवरेज प्राइस देख रहे हैं, वो ये केवल इसीलिए है कि हम ये सारे मकामात का इकट्ठा जिक्र करते हैं। उसी के सामने आपको शायद 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट का मकान हम जहाँ बैठे हैं इसके बगल में शायद आपको मिल जाए। तो लोग ये ना समझें कि ये एवरेज मतलब सारा ही भाव इतना कम, ऐसा नहीं है। ये वेटेड एवरेज है। एक तरफ आपको 2-2.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट का माल भी दिख जाएगा, दूसरी तरफ आपको 2,500-3,000 रुपए स्क्वायर फीट का माल भी दिख जाएगा। तो ये जो ओवरऑल प्राइस है वो यहाँ पर है। अब आपका सवाल जो था वो ये कि मुंबई में इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस क्यों होते चले आते हैं।
भाई इसका सीधा उत्तर अगर मैं देना चाहूँ तो वो ये है कि एक वक्त था जब दिल्ली का मार्केट मुंबई से बड़ा आंका जाता था। ये अगेन 2005, 6, 7 का जिक्र है, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले तकरीबन 1.25 लाख मकान, मुझे आज भी याद है 2006-7 के दरमियान 1.25 लाख मकान एक साल में दिल्ली में बिका करते थे, और उसके सामने मुंबई बमुश्किल 1 लाख के आसपास मकान बेच पाता था। तो उतना बड़ा अंतर उस समय था। पर उसके बाद जो गिरावट आई है, दिल्ली का जो सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि वहाँ पर लोग केवल इन्वेस्टमेंट के लिए मकान ख़रीदते चले जाते हैं। लोग दूसरा मकान ख़रीदते हैं, तीसरा मकान ख़रीदते हैं, डबल लोन ले लेते हैं, बस इसी उम्मीद पे कि यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तो हम उसे बेच देंगे। मुंबई का डिमांड एसेंशियली, मैं ये नहीं कहता कि सारे का सारा मुंबई केवल सेल्फ यूज़ के लिए मकान ख़रीदता है, ये कहना भी गलत है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एंड यूज़र डिमांड ज़्यादा बड़ा है। और ये भी है कि जिस तरह से मुंबई में लोग आते हैं, जो एक ट्रांजिशन में लोग आते हैं और मकान यहाँ, और ये चीज़ बाकी मकामात के सामने ज़्यादा वाज़ेह तौर पर मुंबई के लिए ये लागू होती है कि एक बार जो शख्स मुंबई आता है वो मुंबई का हो रहता है। मेरा ख्याल है आप इस बात से सहमत होंगे, आप भी इंदौर से आए हैं, आप भी बता पाएंगे कि आपने आज मुंबई में मकान क्यों ख़रीद लिया। 2 दशक हो गए यही रुक गए। तो ये बात है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो धीमे धीमे आप में बस जाता है, उसके बाद आपको मुंबई में बसने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये वो शहर है जो आपको अपना लेता है, और ये कारण है कि लोग यहाँ पर मकान ज़्यादा मकदार में ख़रीदते हैं। बाहर से आने वाले लोग जो यहाँ आते हैं, रहते हैं, इस मकान को अपने कई जनरेशन के लिए अपना लेते हैं, इस लोकेशन को वो मकान ख़रीद लेते हैं। थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे बेंगलुरु का। बेंगलुरु में बच्चे जब सारे मुल्क से वहाँ पर आ रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी आज भी वहाँ पर मकान ख़रीदना पसंद नहीं करते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शायद लैंग्वेज को लेके कारण होगा। भारत में ये एक महाराष्ट्र, मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर तरह की गंगा जमनी तहजीब को इकट्ठा होता हुए आप देखते हैं। ट्रू कॉस्मो। यस, तो वो एक रीज़न है कि मुंबई में हमेशा से हाउसिंग का डिमांड बाकी सारे रीजन से बहुत ज़्यादा रहा है, और एंड यूज़र ड्रिवन डिमांड है। इसी चीज़ को जैसा मैं पहले आपको कंपैरेटिवली बताने की कोशिश कर रहा था कि दिल्ली में भी, हालांकि दिल्ली मुंबई से ज़्यादा बड़ा, एनसीआर एमएमआर से काफ़ी बड़ा है, वहाँ की पॉपुलेशन मुंबई से कम 10, 12, 15% ज़्यादा है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर बेहतर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कंपैरेटिवली जो लोग दिल्ली जाके दिल्ली बसना पसंद करते हैं बमुकाबिल जो मुंबई आके मुंबई बसना पसंद करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये कारण है कि मुंबई में हाउसिंग डिमांड हमेशा से बना रहा है। और एक दूसरी चीज़ भी है कि एक वक्त था जब मुंबई में हाउसिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अगर आपको याद हो, आज से 10-15 साल, 20 साल पहले मुंबई में मकान खरीदना तकरीबन नामुमकिनात में से एक आंका जाता था, पर धीमे धीमे अफोर्डेबिलिटी आई है, तो मुंबई में पेंट अप डिमांड हमेशा से रहा है कि लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, या अगर आप कह लें कि स्लम्स या इस तरह का जो एक प्रोलिफरेशन था सारे मुंबई में, वो धीमे धीमे अब बेहतरीन मकान बन रहे हैं, प्रॉपर मकान बन रहे हैं। अगर आप उसमें 2-1 जिक्र कर लें, धारावी का जिक्र कर लें, या फिर इस तरह के और बड़े बड़े जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, सुंदरनगर जो गोरेगांव में जो अभी जो बड़ा एक 100 एकड़ का रीडेवलपमेंट शुरू हो रहा है, या फिर हम जहां बैठे इसके आसपास जो बीडीडी चॉल्स का रीडेवलपमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार मुंबई में जो पुराने और खस्ता हाल के मकानों को गिरा के अच्छे बेहतर मकान जो हैं, वो एक सिलसिला लगातार बरकरार है, पिछले कम से कम 25 वर्षों से चल रहा है वो। और ये वो कारण है कि जिसकी वजह से लोग मकान ख़रीद रहे हैं, जो पुराने मकानों में रहते थे वो नए मकानों में आबाद हो रहे हैं। मुंबई एक शहर है जो बाकी सारे शहरों के बनस्बत रेसिडेंशियल मार्केट में हमेशा से आगे चलता रहा है। तो जो हाल ऑफिस कमर्शियल सेक्टर में बेंगलुरु का है, वही हाल रेसिडेंशियल में मुंबई का है। राइट। तो सबसे ज़्यादा दाम भी, सबसे ज़्यादा बिक्री भी, सबसे ज़्यादा यूनिट्स भी, और वो चार्ट को टॉप कर रहा है मुंबई। तो ये तो शहर दर शहर बात हुई, हम आगे और लेके आएंगे, लेकिन ये अगर मैं, जैसे अभी हमने पूरा लेखा जोखा समझा ऑफिस प्रॉपर्टी का, मैं अगर यही बात बिल्कुल कि कैसा रहा 2025, जब हमने सारे आंकड़े देख लिए, सब कुछ क्लोज कर लिया, तो जितनी चमकीली तस्वीर हमें ऑफिस स्पेस में दिखाई दी, रेजिडेंशियल की तस्वीर में कैसे रंग है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ वक्तों से, शायद साल भर या उसके आसपास, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को लेके काफ़ी सारी नेगेटिविटी मार्केट में आ रही है। लोग कह रहे हैं कि रेसिडेंशियल मार्केट अब तो ख़त्म हो चुकी, अब तो गिरना शुरू हो जाएगा, वगैरह वगैरह। पर इस तरह की सारी जो अटकलें हैं
उसके बरखिलाफ 2025 अपने आप में एक बेहतर एग्जाम्पल साबित कर गया है। अब अगर इसका जिक्र यूं भी करें, आंकड़ों की तरफ भी अगर आप देखें, जो तकरीबन 3.5 लाख मकान हमारे जो आंकड़े बता रहे हैं जो इन टॉप 8 शहरों में बिके हैं, वो पिछले साल के बनस्बत महज 1% कम है। ये तो मतलब है कि उतने ही बिक गए। तकरीबन। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक फ्लैट सिचुएशन आ गई है कि अगर आप कर्व को विजुअलाइज करें कि पिछले 3 या 4 साल लगातार रियल एस्टेट रेजिडेंशियल मार्केट बढ़ रही थी, 2025 में आके ये स्टेबल हो गई है। ओके, ये सैचुरेट हो गई है, प्लेटू आउट हो गई। उसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वो एक मस्ता, उर्दू में कहते हैं कि वो एक सतह पर आ गई है, अब यहाँ पर थमी हुई है। तो अब भी ये कह लेना कि मार्केट गिर रही है, शायद ये नंबर उसको पूरी तरह से झूठ साबित कर रहे हैं। अब ये कि आगे जाके क्या होगा ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2025 अपने आप में ना तो बहुत बेहतर साल रहा है, ना तो कोई गिरावट उसमें दिखाई दी। फ्लैट जिसे हम कहते हैं वो फ्लैट ईयर रहा है। और वही एक चीज़ है जो मैं आपके सारे ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि इसके बरखिलाफ जो हर शख्स कह रहा है कि मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, 2025 में ऐसा कोई संकेत, ऐसा कोई इशारा नहीं मिला जो ये साबित करता हो कि मार्केट गिरना शुरू हो गई है। तो अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो ये नंबर्स देख लें जिसमें शायद आपको कोई दूसरी पिक्चर दिखाई दे। राइट। तो आपने जिक्र किया प्लेटू का, और अभी हमने काफ़ी देर जब ऑफिस मार्केट की बात की तो हम काफ़ी बार आप हमें पास्ट में लेके गए। तो यहाँ सवाल मेरा सर ये है कि पास्ट में जब प्लेटू बना है उसके बाद क्या हुआ है? कोई उदाहरण या कोई हम कहीं से कुछ एक चीज़ उठा सकते हैं? इससे पहले शायद आप ही के प्लेटफॉर्म पर हमने रियल एस्टेट के साइक्लिकल नेचर का जिक्र किया था कि उमूमन रियल एस्टेट जो है, और ख़ास तौर से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, ये साइक्लिकल होता है। साइक्लिकल मतलब अगर आप एक घड़ी का एक विजुअलाइज कर लें का इमेजिन करें तो रियल एस्टेट इज़ लाइक अ प्रॉपर्टी क्लॉक इसमें चलती है कि एक वक्त आता है जब प्राइजेस सैचुरेट हो जाते हैं, प्लेटू आउट हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो गिरना शुरू होती है। तो उस मकाम को हम 12 बजे का नाम देते हैं कि मान लें अगर इस समय हम 12 बजे की परिस्थिति में हैं तो अब जो 1 बजेगा वो बहुत धीमे धीमे गिरेगा। अगर आप उसको ये समझ लें कि वो एक ग्राफ को समझ लें, आपकी घड़ी अगर एक ग्राफ को दर्शाती है तो 12 से 1 के दरमियान जो गिरावट है नीचे की ओर वो बहुत ही कम है। पर 1 से 2 जब बजने लगते हैं तो गिरावट क्लियरली दिखाई देती है। 2 से 3 में सबसे शार्प ड्रॉप होता है। 3 से 4 में वही ड्रॉप बरकरार रहता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आती है। 4 से 5 में जो रेट ऑफ फॉल है वो कम होता है। 5 से 6 में अगेन दूसरा प्लेटू आता है, लेकिन इस बार वो प्लेटू बॉटम में आता है। राइट। तो वो जो प्लेटू है वो दर्शाता है कि अब मार्केट उभरना शुरू होगी। तो अगर हम ये देख लें कि पिछले 3-4 वर्षों में, खास तौर से कोविड के दूसरी तरफ जब हम आए 2021, 22, 23, 24, 25, ये 4 साल लगातार हमने मार्केट में इंप्रूवमेंट देखा है। टिपिकली आंका जाता है कि रियल एस्टेट साइकिल 10 से 12 साल का होता है। तो अगर हम हर साल को 12 से 1 से 2 अगर घड़ी को तसव्वुर करें हमारे इमेजिनेशन में, हमारे तख़य्युल में घड़ी को ले आएं, तो आप इस चीज़ को पाएंगे कि शायद अगर हम आप इस समय 12 बजे की पोजीशन पे पहुंच गए हैं तो 12 से 1 में फॉल इतना तेज़ी से नहीं होगा, लेकिन इसके आगे चल के फॉल आ सकता है। तो अगर हिस्ट्री को हम उठा लें और प्रॉपर्टी क्लॉक को एक रियलिटी, एक सच्चाई मान लें, तो ये जान लें कि शायद अब हम 12 बजे की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। राइट। अच्छा, आपने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि अमूमन 12 साल का एक साइकिल हम पकड़ते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी वो 12 साल जितनी ग्रोथ या 12 साल जितनी रफ्तार या पेस 3-4 सालों में दिखाई दे जाए, तो क्या वो प्लेटू, जिसे आप नीचे वाला प्लेटू कह रहे हैं, वो थोड़ा जल्दी भी आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात जो मैं सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि हम इस समय जो प्रॉपर्टी क्लॉक का जिक्र कर रहे हैं, ये अगेन हर शहर में भी एक अलग अलग प्रॉपर्टी क्लॉक चलती है। तो जो अप्स और डाउन्स मान लें दिल्ली में होगा, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही मुंबई में भी हो और वही चेन्नई में या बेंगलुरु में हो, क्योंकि इस प्रॉपर्टी साइकिल के पीछे जो वजूहात होती हैं, जो कारण होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम जिक्र कर लें, हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिसमें तकरीबन 15-20 वर्ष तक के वो डाउन वाला ट्रेंड बरकरार था। तकरीबन 10-12 साल तो डेफिनेटली वो 6 बजे वाली पोजीशन पे वहाँ की घड़ी रुकी हुई थी, थमी हुई थी।
उसके बाद जब ग्रोथ हुई तो जो शानदार ग्रोथ हैदराबाद में देखी गई वो 12 बजे के पोजीशन पर पहुंच के पिछले 3-4 साल से वहां पर रुके हुए हैं। तो मतलब ये कहने का है कि हर शहर के अपने रीजंस हो सकते हैं, इस प्रॉपर्टी साइकिल पर जो इम्पैक्ट करेंगे वो कारण अलग अलग हो सकते हैं। और हम जो एवरेज एक पोजीशन शायद मुल्क की, पूरे शहर, पूरे भारतवर्ष की बताते हैं, वो तो एवरेज है, लेकिन हर शहर अपने आप में एक अलग प्रॉपर्टी क्लॉक दर्शाता चला जाता है। तो ये एवरेज है कि करंटली ऑल ओवर इंडिया ये संकेत आ रहे हैं कि शायद हम प्रॉपर्टी क्लॉक 12 बजे तक पहुंच चुके हैं, और ये मुमकिन है कि ये 12 साल के बदले कभी 10 साल का भी हो या 8 साल का भी हो। और ये जरूरी नहीं है कि आपको 6 बजे से 12 बजे की पोजीशन में जाने के लिए जितना समय दरकार है उतना ही 12 से दोबारा 6 में लगेगा। हो सकता है आपको 6 से 12 में जाने में 5 साल लगे, 12 से 6 में आने में शायद आपको 3 ही 4 साल लगे, ये भी मुमकिन है। तो जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली सेम वर्ष उभार और गिरावट में देखा जाए, अलग अलग भी हो सकता है। ये ऑन एन एवरेज एक प्रॉपर्टी क्लॉक का जो तस्वीर मैंने आपके सामने रखा है, आपको सिर्फ ये दर्शाने के लिए, आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म है और आपके शहर में भी ये बिल्कुल हो सकता है। राइट। तो अब हम चंद आखिरी कुछ लम्हों की तरफ आ गए इस कार्यक्रम के। अब कुछ क्विक फायर सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं जो दर्शकों को सीधा रिलेट करेंगे कि मान लीजिए कि 2026 में अब मुझे घर ही खरीदना है, जो मुझे रहने के लिए खरीदना है, मुझे किस हिसाब से चलना चाहिए, क्या मेरे लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर आपको मकान दरकार हो तो वो तो किसी भी समय आप मुनासिब समय समझ सकते हैं। आप ये इंतज़ार करते रहें कि दाम गिरेंगे तो मैं ख़रीदूं तो मुझे मार्केट का ज़्यादा फ़ायदा मिले। आप ये समझ लें कि दामों की गिरावट या दामों का बढ़ना ये ज़्यादा से ज़्यादा 6-7% सालाने की दर से ही बढ़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो। बिल्कुल। तो उससे आपको कोई ना तो फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आपने होम लोन भी लिया है तो आप 6.5-7% पर तो लेते ही हो। तो आपका वेटेड एवरेज रिटर्न भी अगर आप देखो तो वो उससे बेहतर है। तो आपके लिए जब भी आपका मन बनता है, जब भी आपके पास साधन हो, आपके पास पूंजी जमा हो जाए, मकान खरीदना चाहते हो तो तुरंत खरीद लें। इंतजार ना करें कि दाम ऊपर या नीचे होंगे, क्योंकि वो कभी आपको साथ देने के बावजूद भी लेकिन आपको कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं होगा। इस बात का क्विकली एक तज्जिया कर लें। अगर हम इस समय कह रहे हैं दिल्ली में 19% पर एनम जो ग्रोथ हुआ है, तो आप ये समझ लें कि इससे पहले 10 साल तक दिल्ली में कोई ग्रोथ नहीं हुआ था। पिछले 3 साल में शायद 12%, 15%, 19% हुआ है। तो ये पिछले 3 से 4 सालों में शायद मकान 80%, 90% वैल्यूज बढ़ी हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज को अगर आप 10 साल या पूरे क्लॉक पे देख लें, जब गिरे भी और उठे भी, तो नॉर्मलाइज्ड एवरेज होगा वो आपको अगेन 6-7% से ऊपर का नहीं दिखाई देगा। तो वंस अगेन आपके सवाल का सीधा सरल उत्तर ये है, अगर आप मकान अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहते हो तो आज और अभी खरीद लें। बिल्कुल। चलिए, एक बात क्लियर हो गई। अब वो बात नंबर 2 इन्वेस्टर वाली। हमारे इन्वेस्टर बंधु बहुत सारे लोग जो कि बड़े जेन्युइन इन्वेस्टर हैं और रोज सवाल हमसे पूछते हैं प्रॉपर्टी गुरु में कि क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, 2026 इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा? ये मैं 2026 को अलहदा नहीं करना चाहता। हमारा जो व्यू है वो बहुत साफ है कि रियल एस्टेट में ख़ास तौर से मकान ख़रीद के निवेश करने से हम हमेशा आपको खबरदार करते हैं कि ये गलत डिसीजन है। क्योंकि अगर आपको 5-6% का ही पर सालाना ग्रोथ मिल रहा है, लॉन्ग टर्म एवरेज आपका 7% से ऊपर अगर नहीं जाता, तो आपके लिए रियल एस्टेट में निवेश करना बिल्कुल मायने नहीं रखता। और ख़ास तौर से इसलिए कि रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा इललिक्विड एसेट है। आप ये मान लें कि अगर आपके पास सोना है तो आज अपने अगले 10 मिनट में जाके आप अपने सुनार से उसे इनकेश करवा सकते हो। अगर आपके पास इक्विटीज़ हो तो शायद आपके घंटे 2 घंटे में आप, इवन म्यूचुअल फंड्स आपको 3 से 4 दिन के दौरान आपको सारा जो कैश आपको चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जो इतना अनसर्टन है कि अगर आज आप मान लें बच्ची की शादी करने के लिए आपको रकम की दरकार हो, या बेटे की एजुकेशन के लिए किसी के और इस तरह की कोई आपत्ति आ पड़ी जिसके लिए आप अगर एनकेश करवाना चाहते हो, ये वो एसेट है शायद साल 2 साल 3 साल तक भी ना बिके। तो ऐसा एसेट जो इतना इलिक्विड है, उसमें अपने पैसे फंसा लेना केवल 5-6% सालाना के दर से बहुत बड़ी हिमाकत है। तो हम तो सीधे सरल हमेशा से ये कहते चले आए हैं कि मकान को निवेश के तौर पर कभी ना देखें, ये आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए ही रहना चाहिए। अगर आप निवेशक हो, आप ये कहते हो कि मैं इसको रेंट पे भी दे दूं, फिर आपके पास दूसरे और सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि 3% से ज़्यादा आपका वहाँ पर आपको अर्निंग नहीं होगी। उसके बाद
चलिए हालांकि कानून अवस्था बेहतर हो रही है, लेकिन जब किसी किराएदार आपको आप देते हो तो आपके सर पर हमेशा एक खतरा मंडराता रहता है कि क्या आपको मकान जैसा गया था वैसा वापस मिलेगा या नहीं। लीगल फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग अब भी नहीं है। तो ये सारे खतरात को सामने लेके भी अगर आप वो 3 से 4% रेंटल अर्निंग के लिए अगर मकान खरीदना चाहते हो तो आप एक बहुत बड़े जुआरी हो। जुआ खेलना आपको मुबारक। एज एन इन्वेस्टमेंट ये सूट नहीं करता। राइट चलिए, तो गुलाम साहब की सलाह दोनों बिल्कुल साफ है कि अगर आपको अपना निजी घर खुद के इस्तेमाल के लिए, खुद के रहने के लिए खरीदना है तो 2025 क्या 2026 क्या, जब भी आपके लिए समय सही हो, आपके पास पैसे हो या आपके बाकी के इंतजाम सही हो, आप वो ले सकते हैं। और जहाँ तक निवेश की बात है तो उन्होंने साफ कहा कि 6 से 7% का जो आपको सालाना रिटर्न मिलता है उसके मुकाबले दूसरी एसेट क्लास, और इस समय तो सोना चांदी, ये वो मैं क्या ही बात करूं, उसके लिए बहुत सारे एक्सप्लेनर्स आप CNBC आवाज़ पर देख ही रहे हैं। तो गुलाम साहब के लिहाज से यहाँ पर पैसे लगाना, और वो भी इतनी लिक्विड एसेट, डेफिनेटली इतना आसान होता नहीं है। प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना भी एक लंबा प्रोसेस होता है और काफ़ी खर्चीला भी। तो उनके लिहाज से तो निवेश, और ऐसे लोग जो लोन लेके प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ना ही है कि आप उससे दूर रहें तो बेहतर है। दूसरे एसेट्स क्लास को आप देख सकते हैं। हाँ, रहने के लिए घर खरीदा है और वही आपका निवेश भी बन गया, जिस दिन वो आपको रिटर्न देगा तो क्या कमाल रिटर्न देगा, वो एक बिल्कुल अलग फिलॉसफी है। और इमोशंस की बात भी बहुत अलग है जो कि प्राइसलेस होते हैं। बिल्कुल साफ क्लियर संदेश 2026 के लिए। बहुत शुक्रिया गुलाम सर। मन तो है कि और सारी डिटेलिंग पे बात करें, लेकिन काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, कार्यक्रम में समय भी समाप्त हो गया। लेकिन आई थिंक हमने 2025 का एक कंप्लीट लेखा जोखा विद कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दर्शकों के लिए कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह आज भी बहुत लुत्फ आया आपके साथ जब बात होती है। चूंकि आप खुद रियल एस्टेट को शायद हमारे जितना ही बेहतर समझते हैं, तो आपके सवालात में भी वो पहलू होता है जो हम जैसे लोगों को उकसाता है कि उस डेप्थ में चले जाएं जहां पे उमूमन बात नहीं की जाती। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने का, हमेशा की तरह आज भी बहुत लुत्फ आया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। बस आप हमें अपना विचार जरूर बताएं, वो कम्युनिकेशन हमारे बीच में चलना चाहिए। जब भी आप कार्यक्रम देखते हैं, आपके कमेंट्स बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले, तो आप, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये शो रहता है, यूट्यूब के अलावा भी बाकी प्लेटफॉर्म्स पर, वहां पर जो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के शो के बारे में भी बताइएगा कैसा लगा, और आगे और क्या सुनना, देखना, समझना चाहते हैं, आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल आपके लिए शुभ हो, संपत्ति वाला हो और बहुत ही अच्छी हेल्थ वाला भी हो, ये मैं जरूर कहूँगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।